Hello students, welcome to Expansion Path Academy, day 16 of your economics domain classes. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक पे जो टॉपिक हमने समझा था रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा था कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको समझाया था कि शॉर्ट रन में हमारे पास एक फिनोमेना काम करता है विच इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जबकि लॉन्ग रन में क्या काम करता है, रिटर्न्स टू स्केल। तो आज हम उसी का एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो रिटर्न्स टू फैक्टर है। मैंने आपको क्या समझाया था कि वहां पे ये होता है कि कोई एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से मेरे आउटपुट में चेंजेस आते हैं। एक फैक्टर में चेंज आने से जो आउटपुट में चेंज आते हैं उसकी स्टडी के लिए हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ते हैं। उस फिनोमेना को एग्जैक्टली स्टडी करने के लिए आपके पास शॉर्ट रन में एक लॉ आता है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स लॉ क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ क्या है इसको जरा ध्यान से समझते हैं, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो एलवीपी स्टूडेंट सिंपली आपसे ये कहता है शॉर्ट रन के अंदर, आप समझो, मान लो ये आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अभी ना ये लैंड आपकी अंडर यूटिलाइज्ड है, इसके ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही। अब आपने ये सोचा कि एक काम करते हैं, अंडर यूटिलाइज पड़ी है, इसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आपने अपना फर्स्ट लेबर लेट्स सपोज यहां पे इस एरिया में प्लेस कर दिया। अभी तक लैंड अंडर यूटिलाइज्ड थी, बट अब आपने लेबर को प्लेस किया तो लैंड क्या हो जाएगी, यूटिलाइज होना शुरू होगी। तो जैसे ही स्टूडेंट लैंड यूटिलाइज होगी, इसमें से कुछ तो आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो सेकंड लेबर है उसको यहां पे ऐड किया। जब आपने सेकंड लेबर को यहां पे ऐड किया तो दोबारा से आपकी लैंड यूटिलाइज हो रही है, मतलब क्योंकि ये वाला पोर्शन तो यूटिलाइज नहीं था ना, तो आउटपुट और ज्यादा आएगा। फिर आपने सोचा कि थर्ड लेबर यहां लगा देते हैं, फिर फोर्थ लेबर आपने यहां लगा दिया, और लेट्स जस्ट से फिफ्थ लेबर आपने इन बिटवीन लगा दिया। तो पहले 5 लेबर तक आपकी जो लैंड थी वो अंडर यूटिलाइज साफ दिखाई दे रही थी, बट जैसे जैसे जो उसका एरिया था, जहां जहां पे कैपेसिटी थी प्रोडक्शन होने की, आपने वहां पे लेबर एम्प्लॉय किए, और जैसे जैसे आप लेबर एम्प्लॉय करते गए आपका आउटपुट लगातार बढ़ता चला गया। इसके पीछे की वजह क्या है स्टूडेंट? बहुत सिंपल, कि अंडर यूटिलाइज एक फैक्टर को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा। गाइडेड बाय द मोटिव आपने कहा कि एक काम करते हैं कि इधर एक और लेबर लगाते हैं। लेट्स जस्ट सपोज कि आपने 6th लेबर को ऐड करने की सोची। अब स्टूडेंट 6th लेबर कहां ऐड होगा? या तो इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, कहीं इसी जगह पे आएगा। मान लेते हैं 6th लेबर को आपने यहां पे ऐड किया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, ऑलरेडी एक प्रोडक्शन यहाँ पे चल रही है, एक यहाँ पे चल रही है, उसके बीच में पहले ही जो हमारी लैंड है उसमें जगह कम है, तो जो 6th लेबर आएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो कंपैरेटिवली पहले 5 जो लेबर आउटपुट देके गए थे उनसे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा अनस्किल्ड है, उसकी स्किल्स में कोई कमी है, एफिशिएंसी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि अब उतना यूटिलाइजेशन के लिए जगह ही नहीं बची। सेम 7th लेबर जाएगा, 7th के साथ भी ऐसा हुआ, 8th लेबर के साथ भी ऐसा हुआ, 9th के साथ भी ऐसा हुआ। तो जहां पहले 5 लेबर तक हमारा आउटपुट लगातार बार बार बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। पहले 5 तक आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अभी जो अगले 4 आए हैं उसमें आउटपुट बढ़ तो रहा है बट कंपेरेटिवली कम कम रेट पे बढ़ रहा है। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपने सोचा एक काम करते हैं 10th लेबर और ऐड कर देते हैं। अब स्टूडेंट पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन फुल है। अगर आपने 10th लेबर को ऐड करने की कहीं पे भी सोची तो वो एग्जिस्टिंग लेबर की प्रोडक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब। और क्योंकि एग्जिस्टिंग की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी तो इससे होगा क्या कि आपका आउटपुट फॉल करेगा। दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि मेरे पास एक है फिक्स फैक्टर, एक है मेरे पास वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर एक था, लेबर एक थी, आउटपुट कुछ भी आ रहा था। प्रोपोर्शन क्या है, 1:1। फिर क्या हुआ, 1:2 का प्रोपोर्शन। फिर क्या हुआ, 1:3 का प्रोपोर्शन। फिर क्या हुआ, 1:4 का प्रोपोर्शन। फिर क्या हुआ, 1:5 का प्रोपोर्शन। मतलब जैसे जैसे मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज होगा, इसके प्रोपोर्शन के चेंज होने की वजह से मेरे आउटपुट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेंज आएगा।
आप समझ रहे हो, जैसे मेरा इन दोनों का प्रोपोर्शन चेंज होगा मेरे आउटपुट में चेंज आएगा, एंड दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ गए आप लोग? चलो, तो इससे पहले मैंने आपको समझाया कि इसे वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं। इस वजह से वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं क्योंकि बार बार आपके वेरिएबल फैक्टर चेंज होने से प्रोपोर्शन चेंज होता है, उसके चेंज होने से आपके आउटपुट पे चेंज आता है। और चेंज कैसे आता है अभी हमने समझा। सबसे पहले मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, कैसे? बहुत तेजी से। तो टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो सबसे पहले मेरा टोटल प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा। फिर सेकेंड में टीपी इंक्रीज तो हुआ बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ओके, ठीक है। तो पहले टीपी कैसे बढ़ रहा है? तेजी से। फिर टीपी कैसे बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट पे। और फाइनली क्या हुआ? स्टार्ट्स फॉलिंग। लास्ट में आके आपका टोटल प्रोडक्ट क्या करना शुरू कर गया? फॉल। तो मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो क्या शो करता है? 3 स्टेजेस। कौन कौन सी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एंड लास्ट आपके पास आता है स्टूडेंट नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जरा एक बार डेफिनेशन एक बार डेफिनेशन पे मूव करते हैं। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज आना व्हेन ओनली वन फैक्टर इनपुट इज चेंज, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर इनपुट्स अनचेंज। एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा हम क्या कर रहे हैं? सेम रख रहे हैं। अब यहाँ पे उसने टेबल के रेफरेंस से बताया, टेबल पे हम जाएंगे, पर डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। टीपी इंक्रीजेस एज लेबर इनपुट इंक्रीजेस, बट द रेट एट विच it increases is not constant. An increase in labor from 1 to 2 increases TP by 3 units. An increase in labor from 2 to 3 units increases TP by 4 units. मतलब पहले टोटल प्रोडक्ट उसने बोला 3 से बढ़ा, फिर आपका टोटल प्रोडक्ट 4 से बढ़ा, ठीक है। बट द रेट एट विच टीपी इंक्रीजेस इज शोन बाय द एमपी। वो तो आपको क्लियर ही है। चलो एक बार मैं जरा आ जाता हूं टेबल के ऊपर ही। अब जरा टेबल देख लो आप ध्यान से। टेबल में हमने क्या बोला कि मेन हमें 3 चीजें समझनी है कि पहले मेरा टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम कम, और फाइनली फॉल। तो 0 वेरिएबल फैक्टर था, 0 आउटपुट आया, एमपी डैश। हमने एक लेबर को बढ़ाया, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितने से बढ़ा? 2 से बढ़ा, ठीक है। फिर एक और लेबर बढ़ा। लास्ट टाइम का इंक्रीमेंट स्टूडेंट कितना था? 2 लेबर का, मतलब 2 यूनिट्स का। तो अगर मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करनी है तो इस बार कुछ भी इंक्रीज होगा बट दैट शुड बी मोर देन 2। लास्ट टाइम का इंक्रीमेंट कितने का था? 2 का। तो इस बार का इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? कुछ भी 2 से ज्यादा। तो कितना इंक्रीज हुआ? 3। तो जब मैं 1 से 2 पे मूव कर रहा हूं तो मेरा इंक्रीमेंट कितने का आया? 3 का। चलो, फिर जब मैं 2 से 3 पे गया तो मेरा इंक्रीमेंट कितने का आया? देखो कितने का? 4 का। तो इसे बोला गया है आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न। क्यों? क्योंकि आप अगर इस पूरे फेज को चेक करो स्टूडेंट, तो यहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट पहले से ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया? फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। चलो, अब 4 पे देखो, यहां पे क्या हुआ है कि अब टीपी कितना बढ़ा है? 3। मतलब लास्ट टाइम बढ़ा था 4 से, अब कितने से बढ़ा? 3 से। फिर कितने से बढ़ा? 2 से। फिर कितने से बढ़ा? 1 से। तो ये आ गया आपके पास फेज 2, जहां पे आपका टीपी बढ़ तो रहा है बट पहले से कम रेट पे, पहले से कम रेट पे। तो इसे आपने क्या बोला? आपका फेज 2 विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एंड लास्ट स्टेज में अगर आप जाके देखते हो तो यहां पे क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट फॉल कर गया, क्योंकि जो एडिशनल लेबर हमने ऐड करी वहां पे प्रोडक्शन क्या कर दिया? फॉल। तो मतलब 3 स्टेजेस एलवीपी में शो कर दिए हमने, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड लास्ट हमारे पास हो गया नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। चलो, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। ये अब हमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ जरा ध्यान से, हाँ अब दिख रहा होगा आपको ग्राफ। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से उस टेबल के थ्रू देखोगे तो उस टेबल पे हमने क्या प्रेजेंट किया था कि इनिशियली मेरे पास जो एमपी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है 2 3 4, यहां तक मेरा एमपी बढ़ा है। तो जब तक मेरा एमपी बढ़ा है तब तक मेरा टीपी 2 5 9, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इसलिए पहला फेज जो हमारे पास आया, पहला फेज जो आया वो ये आया कि एमपी मेरा पहले बहुत तेजी से बढ़ा। तो जब मेरा एमपी बहुत तेजी से बढ़ा तो आप देख सकते हो कि आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है।
तो एमपी जब तक मेरा इंक्रीज कर रहा है, मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। चलो फिर उसके बाद टेबल पे आ जाओ वापस। क्या दिख रहा है कि मेरा जो एमपी है वो क्या करना, फॉल करना शुरू हो गया, 3 2 1 0। और जब एमपी फॉल कर रहा है तो टीपी इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कम कम रेट पे, और एक पॉइंट पे टीपी क्या हो गया है, कांस्टेंट। तो मुझे ग्राफ पे ये शो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इस चीज को भी। तो यहां पे मेरा एमपी फॉल कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो दिमाग में रखनी है आपको, एमपी फॉल कर रहा है बट है पॉजिटिव, है ना। एमपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है लेकिन है क्या, ये पॉजिटिव। तो इसलिए अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो एमपी के फॉल करते वक्त आपका टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट किस पे, कम कम रेट पे। तो दैट इज योर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जहां पे एमपी 0 हुआ टीपी मैक्सिमम हो गया स्टूडेंट, और जहां पे आपका एमपी नेगेटिव हुआ वहां पे टीपी फॉल। तो इससे आपके पास एक तरीके से अगर देखा जाए तो टीपी एमपी का एक रिलेशनशिप भी आ गया, है ना। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि ग्राफ सामने है। एक मिनट, हाँ जी। तो अगर मैं आपसे बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप क्या आया, पहला पॉइंट, एज लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, जब तक मेरा एमपी इंक्रीज कर रहा है टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब तक मेरा एमपी इंक्रीज करेगा टीपी बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये वाला फेज आ गया आपका सी से लेके डी तक। यहां पे क्या कर रहा है, व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। लेकिन स्टूडेंट एक खास बात क्या है कि यहां पे एमपी फॉल तो कर रहा है बट है पॉजिटिव। व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट remains positive, TP increases at a diminishing rate। तो इस जोन के अंदर मेरा टीपी इंक्रीज तो करेगा बट कौन से रेट पे इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। ये भी हो गया। अब एक पॉइंट हमारे पास है कि एमपी जब 0 तो टीपी कहां है, मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज 0 TP reaches at its maximum। ठीक है, ये आ गया। और लास्ट पॉइंट, जब MP नेगेटिव हुआ, when MP is negative TP starts falling। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीके से रिलेशनशिप आ गया स्टूडेंट्स, किसका, TP और MP का। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, मेन फैक्टर कौन है, MP। आप समझ रहे हो ना, मेन फैक्टर है एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसा करेगा वैसा फिर टीपी को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, रीजंस के टूवर्ड्स, के रीजंस क्या है इसके, फॉल और राइज के। तो आपके पास फर्स्ट स्टेज आपको दे रखा है कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फर्स्ट फेज, ये मैं आपको समझा चुका हूं। रीजंस की बात कर लेते हैं। इनिशियली ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप लेबर ऐड कर रहे हो तो आउटपुट तेजी से आ रहा है। पहला रीजन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। आपका जो फिक्स्ड फैक्टर था वो पहले ऑलमोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो जब आपने उसमें लेबर को ऐड किया तो उसमें काम होना शुरू हुआ, और क्योंकि उसमें काम होना शुरू हुआ है तो इसकी वजह से आपको आउटपुट आना शुरू हुआ। तो मतलब इनिशियली आपका जो फिक्स फैक्टर है वो धीरे धीरे करके फुलर यूटिलाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, और क्योंकि वो फुलर यूटिलाइजेशन पे मूव कर रहा है तो इस वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जब आपकी फर्म काम करती है तो वो कर क्या रही है, वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड लोगों को एम्प्लॉय कर रही है। तो जब हम स्पेशलाइज्ड लोगों के थ्रू काम करवाएंगे तो आप खुद सोच सकते हो ऐसे में स्टूडेंट्स होगा क्या, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। और स्पेशलाइजेशन सिंपली मींस कि एफिशिएंसी ज्यादा। आप सोचो कि कोई एक काम है, छोटा सा बिजनेस है, वो खुद ही आप कर रहे हो, अब सारा काम उसके अंदर आप कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वो बिजनेस का स्केल बड़ा होता जाएगा आप और लोग रखते जाते हो। और लोग रखने का मतलब क्या होता है, अब आप स्पेसिफिकली डेडिकेटेड पर्सन रखते हो कि ये काम ये पर्सन जो है
वो बहुत अच्छे तरीके से करता है तो यही करेगा। तो इसलिए आपके पास क्या आया, स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन से आपका एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स के रीजन। अब बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स के रीजन क्या है हमारे पास। पहला, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अगर आपको पीस ऑफ लैंड याद है तो वहां पे क्या हुआ कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी अब हम उसको उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आउटपुट आएगा, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको एक बहुत ग्रेटर आउटपुट उसके से मिलेगा। तो ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से जो आपके आउटपुट है, आपका रिजल्ट है, वो फॉल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज दैट भाई, पहले क्या था, पूरी लैंड खाली थी, सारी जगह पे काम हो सकता था, आपने लेबर लगा दी, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन था, लेबर और अपना जो फिक्स फैक्टर थे आराम से काम चल रहा था। अभी ये हुआ कि आपने उसी एग्जिस्टिंग लैंड पे इतना लेबर लगा दिया कि अब फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज होने के लिए पोर्शन ही नहीं है। तो जब फिक्स फैक्टर की यूटिलाइजेशन की जगह ही नहीं है तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम्स टू क्राउडेड विद द वेरिएबल इनपुट एंड द फैक्टर प्रोपोर्शन टेंड्स टू बिकम लेस एंड लेस सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन। मतलब इतना ज्यादा भर दिया उस जगह को आपने कि अब वो प्रोडक्शन के सुटेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से भी आपका आउटपुट लगातार क्या करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करके फॉल करना शुरू कर देता है। तो ये आपके पास हो गए कि क्या रीजन, डिमिनिशिंग रिटर्न के। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन सा है, एक तो है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर लिमिटेड है। अब तुम ये सोचो कि सिर्फ लेबर को बढ़ाते बढ़ाते आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आपको ज्यादा आउटपुट चाहिए तो उस आउटपुट के लिए आपको ज्यादा फिक्स फैक्टर भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, मशीन्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, वो आप कर नहीं रहे। सो जो हमारे पास एक पॉइंट था अभी कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, पुअर, क्योंकि इतना ज्यादा ऑप्टिमम कैपेसिटी के बियॉन्ड चला गया, तो जिसकी वजह से वहां पे डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा और आपका आउटपुट क्या करेगा स्टूडेंट्स, फॉल करेगा। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैट आर द रीजंस ऑफ आपके 3 स्टेजेस व्हिच इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। चलो अब स्टूडेंट्स एक और बात कर लेते हैं कि देखो ये शेप्स की तो बात हो गई, पहले मैं आपके पास आता हूं एक ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आप जरा ग्राफ देखें, पहले आ गया ये रहा। स्टूडेंट्स अब एक बात सोच के देखो, एक रैशनल प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करना चाहेगा तो 3 फेज आ गए, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप बताओ कि एक रैशनल प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कहां पे करनी चाहिए, फेज 1 में करनी चाहिए, फेज 2 में करनी चाहिए, फेज 3 में। 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 5। चलो भाई, तो कहां करनी चाहिए, क्या फेज 3 में? सिंपल नो है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो ये कहेंगे फेज 1, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है। स्टूडेंट फेज 1 में प्रोडक्शन बढ़ रही है विच इज वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं फेज 1 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम्हारे पास और भी कैपेसिटी है बढ़ने की। तो जब आपके पास और कैपेसिटी है इंक्रीज होने की, तो आप अपने आप को फेज 1 में क्यों रोकोगे? आप कहां पे प्रोडक्शन करोगे? एक रैशनल प्रोड्यूसर कहां प्रोडक्शन करेगा? फेज 2 में, क्योंकि फेज 2 में आप अपने प्लांट को उसके मैक्सिमम लेवल पे यूज कर रहे हो। आपका टोटल प्रोडक्ट जो है उस प्लांट का कहां पहुंच गया, मैक्सिमम। आपको मैं लास्ट क्लास से समझा रहा हूं, लास्ट लेक्चर से, कि हर एक प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी के मैक्सिमम लेवल पे मैं अपने प्लांट का यूटिलाइजेशन करूं। तो जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, मेन सेकंड फेज है, सेकंड फेज रिफ्लेक्ट करता है कि आपका टीपी वहां मैक्सिमम है। तो जहां टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा मींस मेरा प्लांट अपने फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहा होगा, कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर वहीं पे काम करना चाहेगा। तो आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर इज स्टूडेंट सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। चलो अब बात कर लेते हैं जनरल रिलेशनशिप जो आपको दिए हुए हैं, मैंने वैसे समझा ही दिया था, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। शेप एमपी कर्व की कैसी है, शेप टीपी कर्व की कैसी है, शेप एपी कर्व की कैसी है। देखो ये आ गया एपी एमपी का ग्राफ। तो एपी एमपी के ग्राफ का भी एक बार रिलेशनशिप समझ ले। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो क्वेश्चंस को कवर करूंगा, बट स्टिल एक बार आप देखो यहाँ पे क्या है। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा था, ठीक था, फिर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ था, फॉल हुआ था, लेकिन पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया। एक चीज बहुत ध्यान से देखो, हाँ
पेन मैं चेंज कर लेता हूँ इस बार। चलो दोनों चलो स्टार्ट एक जगह पे हुए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट आप ये देखो और एक पॉइंट ये देखो आप। अब इस पॉइंट में ध्यान से देखो, यहां से लेके मैं इस पॉइंट को मान लो नाम देता हूं ए। तो इस ए पॉइंट से लेके स्टूडेंट्स पी पॉइंट तक, ध्यान देना, ए पॉइंट से पी पॉइंट तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर है। हालांकि अगर मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट नाम दूं, बी पॉइंट से पी पॉइंट तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, लेकिन है अभी भी एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर। तो इसका मतलब यहां पे मुझे एक पॉइंट तो साफ साफ देखने को मिल गया कि जब तक मींस एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मेरा क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से, एपी टेंड्स टू राइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा रहेगा तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा ही करेगा, इवन इफ एमपी इज फॉलिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा एमपी फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एपी से ज्यादा होना चाहिए। फॉल कर रहा है बट एपी से ज्यादा है तो एपी इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो यही बात आ गई, एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी टेंड्स टू राइज इवन इफ एमपी इज फॉलिंग। पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैन एपी राइज व्हेन एमपी इज फॉलिंग। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन हो सकता है कैन एपी राइज व्हेन एमपी इज फॉलिंग। तो आपका आंसर आएगा हाँ, पॉसिबल है, एपी राइज कर सकता है जब एमपी फॉल कर रहा हो। और ऐसा कब होगा, जब आपका एमपी एपी से ज्यादा होगा, बस। ठीक है, फिर आपके एमपी ने एपी को कहां पे कट किया, उसके मैक्सिमम पे। सो मींस एमपी कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मेरे एवरेज प्रोडक्ट को स्टूडेंट कहां पे कट करके गया है, उसके मैक्सिमम पॉइंट पे। क्योंकि उस पॉइंट के बाद यू कैन सिंपली सी कि आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या कर रहा है स्टूडेंट, फॉल कर रहा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि जब मेरा यहां पे देखो, यहां पे एमपी एपी से कम हो गया, और जैसे ही एमपी एपी से कम हुआ है एपी क्या कर रहा है, फॉल। तो मतलब एपी इंक्रीज ही तब तक कर सकता है जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा हो। जैसे ही एमपी एपी से कम होगा, जैसे ही एमपी एपी से कम होगा, एपी क्या करेगा, फॉल। सो व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा स्टूडेंट कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्जिनल जो भी आपकी थ्योरीज है, मार्जिनल जो भी प्रोडक्ट है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, यूटिलिटी है, एमपीसी है, कुछ भी जो मार्जिनल थ्योरी है, उसको आप अगर दिमाग में ढंग से बिठा लोगे तो फिर आपके लिए टोटल और एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि टोटल और एवरेज फॉलो करते हैं किसको, आपके मार्जिनल को। क्योंकि मार्जिनल का मतलब हर एडिशनल, जब तक हर एडिशनल चीज फॉर्म नहीं होगी तब तक ना टोटल फॉर्म हो सकता ना एवरेज फॉर्म हो सकता। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया स्टूडेंट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो हमने टीपीएमपी का रिलेशनशिप समझ लिया, हमने एपीएमपी का रिलेशनशिप समझ लिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीनों स्टेजेस, कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन होगी वो, और रीजन, ये पूरा हमने समझ लिया। So that is all students for returns to a factor, or you can say law of variable proportions. चलो, keeping that till here, next class में we'll start with returns to scale। मतलब लॉन्ग रन में प्रोडक्शन का क्या बिहेवियर रहता है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये हम समझेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप इस चैप्टर को यहां तक ढंग से रिवाइज करके रखें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मुझे रीच आउट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।